हजारों सालों से हम आसमान को देखकर सोचते थे क्या हम अकेले हैं। पर अब सवाल थोड़ा बदल गया है। सवाल है क्या हम वहां रहने के लिए तैयार हैं। आज हम इंसानियत के अगले सबसे बड़े सफर पर एक गहरी चर्चा करने वाले हैं। स्पेस कॉलोनाइजेशन, मतलब पृथ्वी के बाहर हमारे भविष्य के घर। और ये अब सिर्फ साइंस फिक्शन की बात नहीं रही, ये एक हकीकत बनने की राह पर है। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी गुजारिश, अगर आपको ऐसे ही दिलचस्प विषयों की गहराई में जाना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी इस बातचीत का हिस्सा बन सकें। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला और शायद सबसे बड़ा सवाल तो यही उठता है कि हमें अपना इतना सुंदर ग्रह पृथ्वी छोड़ने की जरूरत ही क्यों है। मतलब सब कुछ तो यही है। ये सवाल बहुत जरूरी है और देखिए इसकी वजह सिर्फ जरूरत नहीं बल्कि इंसान की फितरत से भी जुड़ी है। पहली वजह तो साफ है, सर्वाइवल। हाँ? हम अपनी सारी उम्मीदें, अपनी पूरी सभ्यता एक ही ग्रह पर रखकर बैठे हैं। इसे ऑल एग्स इन वन बास्केट वाली सिचुएशन कह सकते हैं। क्लाइमेट चेंज, बढ़ती आबादी, खत्म होते संसाधन या फिर भविष्य में किसी एस्टेरॉयड के टकराने का खतरा, ये सब असलियत है। एक दूसरा घर होना इंसानियत के लिए एक बैकअप प्लान जैसा है, एक तरह की इंश्योरेंस पॉलिसी। बिल्कुल। लेकिन इसकी एक और गहरी वजह है इंसान का खोज करने का जज्बा। अच्छा। हम कभी एक जगह टिक कर नहीं बैठे। हमने समंदर पार किए, पहाड़ों पर चढ़े और अब हमारी नजर सितारों पर है। ये हमारे डीएनए में है, अपनी सीमाओं को तोड़कर आगे बढ़ना। स्पेस कॉलोनाइजेशन सिर्फ एक जरूरत नहीं बल्कि हमारा अगला एवोल्यूशनरी स्टेप है। ठीक है, तो अगर दरवाजा खोलना ही है तो पहला कदम कहाँ रखा जाए? मंगल की बातें तो बहुत होती हैं, पर क्या वही हमारा पहला पड़ाव है? दिलचस्प बात यह है कि मंगल भले ही ज्यादा आकर्षक लगता हो, लेकिन लॉजिकली हमारा पहला कदम हमारा अपना चांद होगा। चांद? हाँ। चांद को आप स्पेस का बेस कैंप समझ सकती हैं। हाँ। वो पास है, सिर्फ 3 दिन की दूरी पर। वहां जाकर हम सीख सकते हैं, गलतियां कर सकते हैं और कम खतरे में टेक्नोलॉजी टेस्ट कर सकते हैं। लेकिन चांद तो एक तरह से वीरान है, ना एटमॉस्फेयर ना पानी। वहां बेस बनाने की बात तो सुनने में बहुत मुश्किल लगती है। मुश्किल तो है लेकिन नामुमकिन नहीं। देखिए, चांद पर एटमॉस्फेयर ना होना एक तरह से चुनौती भी है और मौका भी। मौका कैसे? चुनौती ये है कि सोलर रेडिएशन और छोटे छोटे उल्का पिंडों से कोई बचाव नहीं है। इसीलिए जो बेस बनाने की बात हो रही है वो सतह पर नहीं, जमीन के नीचे। हाँ, चांद की मिट्टी जिसे रेगुलिथ कहते हैं उसके नीचे 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके रोबोट्स इसी मिट्टी से हमारे लिए घर बना देंगे। ये तो कमाल है। मतलब वहीं के मटेरियल से कंस्ट्रक्शन। और पानी और बिजली का क्या? यहीं पर कहानी सबसे ज्यादा दिलचस्प हो जाती है। हाल की खोजों ने ये कंफर्म किया है कि चांद के ध्रुवों पर जहां कभी सूरज की रोशनी नहीं पहुंचती, हाँ, वहां अरबों टन पानी बर्फ के रूप में जमा है। ओह। ये पानी सिर्फ पीने के लिए नहीं है बल्कि इसे तोड़कर हम ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बना सकते हैं। ऑक्सीजन सांस लेने के लिए और हाइड्रोजन रॉकेट फ्यूल के लिए। एग्जैक्टली। और बिजली के लिए सोलर फार्म्स तो हैं ही। एक मिनट, अगर चांद पर पानी, ऑक्सीजन और रॉकेट फ्यूल मिल सकता है तो इसका मतलब तो ये हुआ कि हमें ये सब भारी सामान पृथ्वी से ले जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। वाह। और यही चीज चांद को गेम चेंजर बना देती है। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से बाहर निकलना बहुत महंगा और मुश्किल काम है। अगर हम चांद को एक गैस स्टेशन या ट्रांजिट हब की तरह इस्तेमाल करें जहां से मंगल या उससे भी आगे के मिशंस लॉन्च हों, तो स्पेस ट्रैवल कई गुना सस्ता और आसान हो जाएगा। तो चांद भविष्य में स्पेस का दुबई बन सकता है, एक लॉजिस्टिक्स हब। बिल्कुल, एक अल्टीमेट ट्रांजिट हब। ये सोचने का एक बिल्कुल नया तरीका है। मतलब चांद सिर्फ एक मंजिल नहीं बल्कि एक लॉन्च पैड है। हाँ, तो फिर असली मंजिल मंगल ग्रह की बात करते हैं। इंसानियत का पहला असली दूसरा घर। हाँ, मंगल ग्रह, द रेड प्लैनेट। वो हमें खींचता है क्योंकि वो पृथ्वी जैसा भी है और बहुत अलग भी। वहां का एक दिन लगभग 24.5 घंटे का होता है, तो हमारी बॉडी क्लॉक को ज्यादा एडजस्ट नहीं करना पड़ेगा। अच्छा। वहां भी पृथ्वी की तरह मौसम बदलते हैं, ध्रुवों पर बर्फ है और अरबों साल पहले शायद नदियां और महासागर भी थे। सुनने में तो काफी अच्छा लगता है। फिर चुनौती कहाँ है? चुनौती हर कदम पर है। मंगल का एटमॉस्फेयर पृथ्वी के मुकाबले 100 गुना ज्यादा पतला है। 100 गुना? जी। इसका मतलब सांस लेने के लिए हवा नहीं है और खतरनाक कॉस्मिक रेडिएशन से कोई बचाव भी नहीं है। तापमान रात में -80 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है। बाप रे। और वहां धूल के ऐसे भयंकर तूफान आते हैं
जो महीनों तक पूरे ग्रह को ढक सकते हैं। और फिर सोलर पैनल्स भी काम नहीं करेंगे। बिल्कुल। इसके बावजूद एलन मस्क जैसे लोग वहां 10 लाख लोगों का शहर बसाने का सपना देखते हैं। ये कैसे मुमकिन होगा? ये सपना छोटे छोटे कदमों से ही पूरा होगा। शुरुआत में इंसान जमीन के नीचे शायद ज्वालामुखी से बनी पुरानी लावा ट्यूब्स में रहेंगे, ताकि रेडिएशन से बच सकें। हाँ, और बाहर रोबोट्स की फौज इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करेगी। सोलर फार्म्स, पानी निकालने के प्लांट और खेती के लिए बड़े बड़े ग्रीन हाउस डोम। मंगल की लाल मिट्टी में खेती, क्या ये संभव है? ये सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है। मंगल की मिट्टी में पोषक तत्वों की कमी है और कुछ जहरीले केमिकल्स भी हैं। लेकिन शुरुआती प्रयोगों में वैज्ञानिकों ने सिम्युलेटेड मार्शियन सॉइल में आलू और टमाटर जैसी फसलें उगाने में कामयाबी हासिल की है। सच में? जी, कल्पना कीजिए मंगल पर उगा हुआ पहला आलू खाना कैसा महसूस होगा। और एक दिन जब बच्चे मंगल पर पैदा होंगे तो वो टेक्निकली मार्शियंस कहलाएंगे। बिल्कुल। और उनकी हड्डियां और मांसपेशियां शायद पृथ्वी के इंसानों से अलग विकसित होंगी, कम ग्रेविटी की वजह से। ये तो एक पूरी नई इंसानी सभ्यता की शुरुआत होगी। लेकिन ग्रहों पर रहना इतना मुश्किल और खतरनाक है, क्या कोई और विकल्प भी है? मतलब क्या हम सीधे स्पेस में ही नहीं रह सकते? ये एक बहुत ही शानदार आइडिया है और कुछ मामलों में ग्रहों पर रहने से बेहतर भी। अच्छा। इसे स्पेस हैबिटेट या ओनील सिलेंडर का कॉन्सेप्ट कहते हैं। कल्पना कीजिए कि ये अंतरिक्ष में घूमते हुए विशाल शहर हैं। शहर? हाँ, कई किलोमीटर लंबे और चौड़े सिलेंडर। इनके घूमने से सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पैदा होती है जो आर्टिफिशियल ग्रेविटी बनाती है। मतलब आप अंदर जमीन पर चल फिर सकेंगे, ठीक पृथ्वी की तरह। बिल्कुल। तो हमें कम ग्रेविटी की समस्याओं से जूझना नहीं पड़ेगा। और अंदर का माहौल कैसा होगा? अंदर का माहौल आप जैसा चाहें वैसा बना सकते हैं। आप मौसम को कंट्रोल कर सकते हैं, दिन रात का साइकिल सेट कर सकते हैं। वाह। अंदर की दीवारों पर विशाल स्क्रीन से नीला आसमान बनाया जा सकता है। नदियां, पहाड़, जंगल, सब कुछ। ये तो एक तरह से अपनी मर्जी से फिजिक्स के नियमों को मोड़कर अपने लिए एक परफेक्ट दुनिया बनाने जैसा है। बिल्कुल। इसमें ग्रहों की तरह धूल के तूफान या रेडिएशन का खतरा भी नहीं होगा। लेकिन इन्हें बनाना तो किसी ग्रह पर बेस बनाने से भी ज्यादा मुश्किल होगा। इतना मटेरियल कहां से आएगा? इसका जवाब है एस्ट्रॉइड्स। एस्ट्रॉइड्स? जी, एस्ट्रॉइड बेल्ट में खरबों डॉलर के मिनरल्स, लोहा, निकल और पानी मौजूद हैं। भविष्य में रोबोटिक माइनिंग मिशन इन एस्ट्रॉइड से मटेरियल निकालकर स्पेस में ही इन सिलेंडरों को 3D प्रिंट कर सकते हैं। एग्जैक्टली। ये ग्रहों के गुरुत्वाकर्षण के कुएं से बाहर निकलने की जरूरत को ही खत्म कर देता है। ठीक है, तो हमने चांद पर बेस कैंप बना लिया, मंगल पर शहर बसा लिया और स्पेस में तैरते हुए घर भी बना लिए। क्या ये हमारी कहानी का अंत है या हम अपने सौर मंडल से भी आगे जाएंगे? कहते हैं जी, एक्सोप्लैनेट्स। जेम्स वेब टेलीस्कोप की मदद से हम ऐसे हजारों ग्रह खोज चुके हैं। कुछ पर गहरे महासागर हो सकते हैं, कुछ के आसमान में 2-2 सूरज हो सकते हैं। और हो सकता है कुछ पर पहले से ही किसी तरह का जीवन मौजूद हो। बिल्कुल हो सकता है। लेकिन वो तो सैकड़ों या हजारों प्रकाश वर्ष दूर हैं। वहां तक पहुंचना तो आज की टेक्नोलॉजी से नामुमकिन लगता है। आज की टेक्नोलॉजी से हाँ, लेकिन भविष्य में फ्यूजन ड्राइव या एंटी मैटर इंजन जैसी टेक्नोलॉजी हमें प्रकाश की गति के करीब ले जा सकती हैं। फ्यूजन ड्राइव? हाँ, एक छोटा सितारा जो ऊर्जा पैदा करता है वैसा इंजन। वो मंगल तक का सफर 6-8 महीने से घटाकर सिर्फ 6-8 हफ्ते का कर सकता है। क्या बात है। और इसी टेक्नोलॉजी को और एडवांस करके हम पास के सितारों तक पहुंच सकते हैं। प्रॉक्सिमा बी जो हमारे सबसे करीबी तारे का चक्कर लगाता है, या केपलर 452b जिसे पृथ्वी का बड़ा भाई भी कहा जाता है। हाँ, ये सिर्फ नाम नहीं है, ये भविष्य के पते हैं। ये सब सुनने में किसी फिल्म की कहानी जैसा लगता है। चलिए थोड़ा जमीन पर आते हैं। इन सब बड़े बड़े सपनों को हकीकत में बदलने के लिए कौन सी टेक्नोलॉजी सबसे जरूरी हैं जिन पर आज काम हो रहा है? 3 मुख्य टेक्नोलॉजी हैं जो इस पूरे मिशन की नींव है। पहला है क्लोज्ड लूप लाइफ सपोर्ट सिस्टम। इसका मतलब है एक ऐसा सिस्टम जो हवा, पानी और कचरे को 100% रिसाइकल कर सके। मतलब जो पानी आप इस्तेमाल करते हैं, जो हवा आप छोड़ते हैं, उसे वापस आपके इस्तेमाल के लायक बनाया जा सके। मंगल जैसे ग्रह पर यह सर्वाइवल की गारंटी है। यानी पृथ्वी से कुछ भी ले जाने की जरूरत नहीं। दूसरा क्या है? दूसरा है इन सिटू रिसोर्स यूटिलाइजेशन, या आसान भाषा में कहें तो स्थानीय संसाधनों का इस्तेमाल करके चीजें बनाना। जैसे चांद या मंगल की मिट्टी से 3D प्रिंटिंग करके घर बनाना। हाँ, या वहां की बर्फ से पानी और रॉकेट फ्यूल निकालना। इससे हमें पृथ्वी से भारी सामान नहीं ले जाना पड़ेगा, जो सबसे महंगा हिस्सा है। और तीसरा है ताकत, यानी एनर्जी।
दूसरे ग्रहों पर हमें ऊर्जा का एक भरोसेमंद स्रोत चाहिए। शुरुआत में सोलर पैनल्स काम करेंगे, लेकिन धूल के तूफान या चांद की लंबी रातों में वो बेकार हो सकते हैं। बिल्कुल। इसीलिए छोटे और सुरक्षित न्यूक्लियर रिएक्टर्स पर काम हो रहा है, जो दशकों तक लगातार बिजली दे सकते हैं। तो ये 3 चीजें, रिसाइकलिंग, स्थानीय मैन्युफैक्चरिंग और स्थायी ऊर्जा, ये स्पेस कॉलोनाइजेशन की पहेली के सबसे जरूरी टुकड़े हैं। टेक्नोलॉजी तो ठीक है, पर क्या हम इंसान इसके लिए मानसिक रूप से तैयार हैं? हमेशा के लिए एक छोटी सी बस्ती में बंद रहना, पृथ्वी से लाखों किलोमीटर दूर, ये साइकोलॉजिकली बहुत भारी पड़ सकता है। ये शायद टेक्नोलॉजी से भी बड़ी चुनौती है। एक एस्ट्रोनॉट बनकर 6 महीने स्पेस स्टेशन में रहना एक बात है, और ये जानना कि आप शायद कभी पृथ्वी पर वापस नहीं लौटेंगे, ये बिल्कुल अलग बात है। इसीलिए इस पर बहुत रिसर्च हो रही है कि कैसे एक छोटा समाज जो पूरी तरह से कटा हुआ है, एक दूसरे के साथ मिलकर रह सकता है। वहां नए तरह के कानून, नए तरह का समाज और नई संस्कृति का जन्म होगा। तो वहां की जिंदगी असल में कैसी होगी? क्या हम कल्पना कर सकते हैं? जरूर कर सकते हैं। सोचिए, सुबह का नाश्ता स्पेस में बने ग्रीन हाउस की ताजी सब्जियों से होगा। वाह। दोपहर में बच्चे अपनी खिड़कियों से पृथ्वी और दूसरे ग्रहों को देखकर खगोल विज्ञान सीखेंगे, किताबों से नहीं। और शाम को लोग कम ग्रेविटी वाली स्पोर्ट्स का मजा लेंगे। हाँ, मैंने भी सोचा था, मंगल पर क्रिकेट मैच हो तो क्या होगा, शायद छक्का मारने पर गेंद ऑर्बिट में ही चली जाए। बिल्कुल। ये छोटी छोटी चीजें ही एक नई संस्कृति को जन्म देंगी। भारत की भी चांद पर अपनी भारत कॉलोनी हो सकती है। हाँ। वहां दिवाली कैसे मनाई जाएगी? मंगल पर होली के रंग कैसे दिखेंगे? ये सब सवाल आज अजीब लगते हैं, पर एक जमाने में उड़ना, बिजली और मोबाइल फोन भी असंभव ही लगते थे। ये सब इंसान के जज्बे की कहानी है। तो अंत में इन सब का मतलब क्या है? हम इस सफर पर क्यों निकल रहे हैं? अंत में सच यही है कि स्पेस कॉलोनाइजेशन सिर्फ एक तकनीकी चुनौती नहीं है, ये इंसानियत का बैकअप प्लान है, एक सपना है और भविष्य में हमारे अस्तित्व को बचाए रखने का एक जरिया है। ये हमें एक प्रजाति के तौर पर एकजुट होने का मौका देता है। जब आप चांद से पृथ्वी को देखते हैं तो देशों की सीमाएं नहीं दिखती। आपको सिर्फ एक छोटा, नीला और नाजुक सा गोला नजर आता है, हमारा घर। शायद यही सबसे बड़ा पर्सपेक्टिव है। एक दिन शायद हमारे पोते पर पोते गर्व से कहेंगे, मेरा परिवार पृथ्वी से है। जो आज हमारे लिए पृथ्वी है, वही उनके लिए पूरा अंतरिक्ष होगा उनका घर। आज की इस शानदार बातचीत के बाद एक सवाल मन में आता है, अगर आपको चांद या मंगल पर बसने का मौका मिले तो आप कहां जाना पसंद करेंगे और क्यों? अपने जवाब नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, हमें आपके विचार जानकर बहुत अच्छा लगेगा। और हां, आप यहां तक आ ही गए हैं तो जाने से पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको ऐसे ही उपयोगी और जानकारी वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। मिलते हैं अगली बार एक और गहरी चर्चा के साथ।